स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और इस पर कार्रवाई करने की बजाय लगातार ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी बैठी हैं। हालांकि कई बार इस हिंसा को लेकर राज्यपाल से लेकर गृह मंत्रालय भी इस पूरे मुद्दे पर ममता बनर्जी को फटकार लगा चुका है, लेकिन बावजूद ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई करने की बजाय लगातार इस पूरी हिंसा को नजरअंदाज किए बैठी है। और ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों जिस ममता बनर्जी को प्रदेश की रक्षा करनी चाहिए थी, आखिर क्यों वो लगातार इसे नजरअंदाज किए बैठी हैं और अपने टीएमसी के गुंडों को शय देने का काम कर रही हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। तो सर से हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो माहौल लगातार बंगाल में हिंसा का पिछले कई दिनों से मचा बना हुआ है, आखिर क्यों नहीं इस पर थमने के लिए, इसको थामने के लिए, इस पर विराम लगाने के लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल धनखड़ लगातार एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़े। तो सर, आपसे अब सवाल यही बनता है, 2 मई के बाद से ये हिंसा शुरू हुई थी, एक लंबा वक्त इसको लेकर हो चुका है और आखिर क्यों ममता बनर्जी लगातार इसको नजरअंदाज किए बैठी है। एज एन मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रदेश में हिंसा हुई है उसको लेकर उन्हें जवाबदेही करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एक शब्द भारत में हमने पिछले कुछ सालों में सुना है, जिहाद। और उस जिहाद में जमीन जिहाद भी है। अब इस जिहाद के तहत हमने देखा कि ये पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ये देश के कई हिस्सों में हुआ। उदाहरण के लिए, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो उत्तर प्रदेश में कैराना एरिया खबरों में तब आया जब कैराना के बहुत सारे लोग अपने घर परिवार को छोड़कर, कैराना एरिया छोड़कर मकान बेचकर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आसपास में जो मुस्लिम बहुल एरिया थे और जो वहां गुंडे थे वो लोकल, उन्होंने डराना, धमकाना, मारना ये सब शुरू कर दिया, जिसके कारण वो दुखी होकर घर छोड़ गए। अब ये जो ट्रेंड है ये पूरा का पूरा जिहादी मानसिकता वाले लोगों का पूरे देश में पूरी प्लानिंग से चला कि जहां हिंदू थोड़ा बहुत है वहां जाकर इकट्ठे होकर मकान खरीदिए, उसके आसपास फिर ये वातावरण कर दीजिए कि बाकी हिंदू वहां से बेच के चले जाएं। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल के ममता बनर्जी के शासन में यही हुआ कि उसने जो योजना बनाई, ये योजना बिल्कुल उसी तरह की है जिसका आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, एक उन्होंने किताब लिखी नंद कुमार ने, और उन्होंने किताब में बाकायदा इसका हवाला देते हुए खुलासा किया है कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से पश्चिम बंगाल, आसाम और झारखंड और आपको बताऊं त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, इन राज्यों में बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ बॉर्डर एरियो में ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या ये आए और बांग्लादेश के रास्ते आए। आपको बताऊं, बांग्लादेश से जो पश्चिम बंगाल से जो सीमा लगती है, बाकायदा लोगों ने प्लानिंग करके, रैकेट ने काम किया है कि नदी पार कराया, बॉर्डर पार कराया, उसके बाद उनको सारी सुविधा देना, उनके पूरे फर्जी प्रमाण पत्र बनाना, आधार कार्ड वगैरह, और फिर उनको देश के अलग अलग हिस्सों में एनजीओ के नाम पर, उनको बसाने के नाम पर भेजा गया। तो पश्चिम बंगाल में इसके लिए एक तरह से कहें तो उनका केंद्र स्थापित किया गया। ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 10 साल में उनको सुविधा दी और अब तीसरे टर्म में ये जो हिंसा है ये बिल्कुल उस सोची समझी रणनीति के तहत है। चाहे आज ममता बनर्जी कोई बयान दे दे कि भाई जो लोग घर छोड़ के गए वो वापस आ जाएं, लेकिन अभी तक आप देखिए ममता बनर्जी का ये बयान आया नहीं है। बहुत आश्चर्यजनक तरीके से ममता बनर्जी मौन है और सारे विपक्ष मौन है, और जो लोग विस्थापित हुए हैं डिबेट इस बात पे तो टीवी पे कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं, वो दौरा क्यों कर रहे हैं। मतलब कोई भी टीएमसी का आदमी या कोई कांग्रेसी या कोई विपक्षी इस बात पे डिबेट नहीं कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई, उसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया और टारगेट करने वाले मुस्लिम थे। ये एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा बाकायदा। विपक्ष की यहाँ पर बात करी तो यहाँ पर विपक्ष, अगर हम बात करें कांग्रेस की यहाँ पर सर बात करें, जो लगातार लोकतंत्र की हत्या करने वालों का साथ देती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी कड़ी में सर, अब जब बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राज्यपाल इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी वो ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि राज्यपाल भटकाओं की ओर है। सर, इसका क्या मतलब है? देखो, कांग्रेस का ही किया धरा हम भुगत रहे हैं।
70 साल कांग्रेस ने शासन किया, उन्होंने बाकायदा तुष्टीकरण के कारण ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को खुली छुट्टी दी कि वो जो चाहे करें। उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई उनको रोक नहीं है। अभी तक अगर जो संख्या आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से जो हिंदू विस्थापित होकर के आसाम में गए हैं, विश्व हिंदू परिषद का एक आंकड़ा कहता है कि वो लगभग 40,000 हिंदू पीड़ित हैं, जिसमें 3500 परिवार हैं। अब ये सब SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, और ये लोग की जगह अगर उल्टा होता कि ये मुस्लिम होते 3500 परिवार, तो आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया वहां होता और कांग्रेस और सारे विपक्षी दल रो रहे होते, दहाड़े मार रहे होते और कह रहे होते मोदी जी कुछ करो। लेकिन ये अब उल्टा है, क्योंकि हिंदू पिट रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अब एक बात और है कि इनमें दलित भी हैं, लेकिन सब मौन है, क्योंकि जहां हिंसा हो रही है वो हिंसा करने वाले मुस्लिम हैं, और मुस्लिमों में भी रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। इसका मतलब जो कांग्रेस सवाल उठा रही है वो इन रोहिंग्याओं को सपोर्ट कर रही है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट कर रही है। और मौन होकर कांग्रेस के टाइम में, मोदी जी के 2014 के आने के पहले, इन सबको पूरी नागरिकता देने की प्लानिंग कर दी गई थी कांग्रेस के द्वारा, और सुविधा तो दी गई थी। इसका मतलब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की योजना है, इसमें मैं ये एक आरोप नहीं लगा रहा हूं सीधा कि कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं सहमति है, हो सकती है कि ये कांग्रेसी लोग भी मौन समर्थन इसको दे रहे हैं, और ममता बनर्जी तो खुलकर समर्थन दे रही है ऐसे लोगों का जो हिंदुओं को मार भगा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, सारा विपक्ष मौन है और हिंदू दहशत में है। जो दृश्य हमने धनखड़ जी के देखे हैं कि जो दौरा उन्होंने नंदीग्राम का किया या आसाम में कैंप में गए, मतलब लोग पैरों में पड़कर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो नकली ड्रामा नहीं है कोई, कि कोई स्क्रिप्ट दी गई है उन आम आदमियों को कि तुम्हें राज्यपाल जी आएंगे तो रो के दिखाना है। वो दुख में रो रहे हैं, और बेशर्म विपक्ष उन दुखिया आदमियों को ये कह रहा है कि बीजेपी और राज्यपाल जी जो है वो राजनीति कर रहे हैं, ये अपना धर्म निर्वाह नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के विपक्ष से, और रेणुका चौधरी जो सवाल उठा रही हैं राज्यपाल पे, तो मुझे ये बताइए कि यदि राज्य में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर अपना धर्म का पालन ना करे, तो क्या केंद्र सरकार और राज्यपाल चुपचाप बैठा हुआ देखता रहेगा कि जो ये मुख्यमंत्री कर रहा है, भाई ये तो चुन के आया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो मर रहा है मरने दो, जो होता है होने दो। क्या ऐसा होगा? यदि ऐसा होता तो आपको बताऊं, ये रेणुका चौधरी जी से सवाल है कि जब राम जन्मभूमि वो जो बाबरी ढांचा था, जब वो गिरा था, उस गिराने के टाइम में आपको बताऊं 1992 में ये कांग्रेस नहीं, 4 बीजेपी की राज्यों की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था। किसने गिराया? राज्यपाल ने रिकमेंड किया कि इनको गिराइए कानून व्यवस्था का हवाला देकर। आज एक राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, और ये रेणुका जी उल्टा ज्ञान उस राज्यपाल को दे रही है कि जो अपने धर्म का पालन मुख्यमंत्री नहीं कर रही, उसके बदले वो जा रहे हैं। क्यों जाते वो अगर मुख्यमंत्री जा रही होती तो? त्यागी जी, ऐसे में बहुत ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री को लोगों का दर्द समझते हुए उनके पास जाकर मुलाकात करने की बजाय आप सिर्फ अपना तानाशाह रवैया दिखा रहे हैं, बड़े बड़े फैसले आप ले रहे हैं, लॉकडाउन की अवधि आप बढ़ा रहे हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से बंगाल में कोरोना की सुनामी हमने देखी, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सर अब इसको किस तरीके से देखा जाए कि अचानक अब जब ईद खत्म हो गई है तो अब ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि बंगाल में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसे किस तरीके? बिल्कुल, इस पर भी देखिए, आप देखो तुष्टीकरण किस हद तक है कि यही ममता बनर्जी हैं जो दशहरे के अवसर पर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाती है। यही ममता बनर्जी है जो ताजिया निकालने पर कोई रोक नहीं लगाती। यही ममता बनर्जी ईद मिलन पर कोई रोक नहीं लगाती। 20,000 प्रतिदिन कोरोना के केस जिस बांग्लादेश में आ रहे हो, इसने रोक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ईद आने वाली थी। अगर इसके पहले लॉकडाउन हो जाता तो जैसा आपने कहा कि फिर सारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठता। ईद निकलने दी, उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा करिए, यानी लोग मरते हो तो मरे, लेकिन ये अपने एजेंडे पर कायम रहेंगे। और एक सूत्री कार्यक्रम, एक सूत्री एजेंडा है ममता बनर्जी का कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण, और यही कांग्रेस पिछले 70 साल से करती आई है। हिंदुओं का देश कहा जाता है, हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कोई भी सरकार अभी तक ऐसी नहीं आई
भाजपा को छोड़कर कि जो हिंदुओं की चिंता करती हो। केवल भाजपा कर रही है। अगर केंद्र में आज भाजपा ना होती तो आपको बता दूं कि ये राज्यपाल धनखड़ जी, जो भी राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनकी कोई सुनता ही नहीं, ना वो कोई कार्रवाई करते। लेकिन आज केंद्र में मोदी सरकार है, जिनके कहने पर वो कम से कम जो राज्यपाल हैं वो कार्रवाई करने के लिए अपना ऑफिस छोड़कर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना धर्म नहीं निभा रही है। हालांकि सर राज्यपाल ये भी अब मुख्यमंत्री से उम्मीद जता रहे हैं कि जो बंगाल में जो उन्होंने मुआयना किया है, हिंसा हुई है, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर देखा है और अब वो ये उम्मीद जता रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हो सकता है कि अब वो इस पर कार्रवाई करें। लेकिन सर जिस तरीके से लंबे समय से ममता बनर्जी इसको नजरअंदाज किए बैठी हैं, मूक दर्शक बनी बैठी, तो हमें नहीं लगता कि राज्यपाल के अब इतना कह देने से वो इस पर कुछ कार्रवाई करेंगी। लेकिन सर अब ममता बनर्जी जब इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो सर क्या माना जाए कि अब राज्यपाल का अगला स्टैंड क्या होगा, क्या सख्त कार्रवाई अब इस पर की जाएगी? देखिए, राज्यपाल जी का जो दौरा है, अभी तक की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है और हम राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा अभी तक, किसी ने भी नहीं कहा, बीजेपी के किसी लीडर ने। लेकिन लगातार मांग जरूर हुई है। मांग पब्लिक की तरफ से पूरी है। पूरी पब्लिक ये कह रही है कि ये तीसरी बार जो चुन के आए हैं, पहले भी गुंडागर्दी कर रहे थे, लेकिन इस बार की हिंसा ये बहुत ज्यादा है कि आप समझ लीजिए, जब वो राज्यपाल की गाड़ी को घेर कर उनके खिलाफ नारे लगा सकते हैं, उनको हमला करने की कोशिश की जा रही है, विधायकों और सांसदों पे हमला किया जा रहा है। स्थिति बहुत क्रिटिकल है और इस क्रिटिकल पोजीशन में धनखड़ जी बड़े धैर्य के साथ लोगों की बात सुन रहे हैं। कम से कम मुझे एक बात बताओ कि जब टीएमसी के ही गुंडे मारने वालों में हैं, आग लगाने वालों में हैं, महिलाओं का शोषण करने वालों में हैं, तब सरकार उनका साथ दे रही है, पुलिस भी उन्हीं की सुनती है, तो वो लोग किसके पास जाएं? कौन है जो उनकी सुनेगा? किसके अंदर उनका विश्वास है? अगर वहां जाकर कोई मोदी जी या केंद्र का अमित शाह जी पहुंच जाएं कि भाई बताओ तुम क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बजाय राज्यपाल वहां एक संवैधानिक पद पर हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है। यदि इसमें अमित शाह जाते कि अमित शाह केंद्र में गृह मंत्री हैं और इस हिंसा को लेकर अमित शाह संज्ञान लेते और वो वहां कैंप में जाते, लोगों से पूछने बताओ भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो नंदीग्राम जाते, तब ये कांग्रेसी सवाल उठा सकते थे कि केंद्रीय मंत्री क्यों जा रहे हैं जब वहां राज्य की सरकार है। लेकिन राज्यपाल तो है ही राज्य की कानून व्यवस्था देखने के लिए, लेकिन राज्यपाल ने ये एक चांस दिया है ममता बनर्जी को कि हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, तुम सुधार करो, लोगों का पुनर्वास करो, उनके मकान बना के दो, जिनके घर से कोई मर गया है उन्हें नौकरी दो या कंपनसेशन दो। यदि ममता बनर्जी ने ये धनखड़ जी की बात को ऐसे ही दरकिनार कर दिया जैसे वो अभी तक करती आई है, ये तो कुछ मानती ही नहीं, ना केंद्र की सलाह को ना राज्यपाल जी को कुछ मानती हैं, तो यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया कि राज्यपाल जी की सलाह को ऐसे ही इग्नोर कर दिया, तब वाकई में राज्यपाल जी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। वो केंद्र को सिफारिश भेजेंगे कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यदि कोई अपना घर छोड़कर जा रहा है और उसका पुनर्वास गवर्नमेंट नहीं कराती है, जबकि ये जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की, तो यही है राजधर्म का पालन ना करना, जिसकी याद धनखड़ जी ने ममता बनर्जी को दिलाई है। बिल्कुल, वाकई। तो ये थे हमारे संग त्यागी जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ और सिर्फ एजेंडे के तौर पर बंगाल में हिंसा की जा रही है। कुछ रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठी लगातार बंगाल में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के सानिध्य में। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी इस पर कठोर कार्रवाई करने की बजाय लगातार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती हुई दिखाई पड़ रही है, मूक दर्शक बननी हुई दिखाई पड़ी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पूरे हिंसा को लेकर अपनी विश्लेषण तरीके से पूरी जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन फिलहाल आप इस तमाम मुद्दों को लेकर, इस चर्चा को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।